इट्स ऑलरेडी 9:30 PM। आई नो कि अभी वीडियो रिकॉर्ड करके फिर अपलोड करूँगी, जब तक 1 घंटा और लग जाएगा, काफ़ी देर हो चुकी है। लेकिन ठीक है, रिवीजन करने के लिए क्या दिन क्या रात। तुम्हारा अगर एग्ज़ाम है तो तुम डेफिनेटली पढ़ रहे होगे। चलो, सो अल्टीमेट रिवीजन फॉर क्लास 10th में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में, राइट। चलो, सबसे पहले समझते हैं कि इंडस्ट्री होती क्या है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़। यहाँ पर हमने डेफिनेशन को तोड़ने की कोशिश की है कि जब भी हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं, किसी भी सामान को बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, मतलब फैक्ट्रीज में बना रहे हैं उसको, राइट। आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, रॉ मटेरियल के फॉर्म्स को चेंज करके क्यों फॉर्म्स चेंज कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमें बनाना है और भी ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट, और ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो है ये हमारा या तो फाइनल गुड कहलाएगा, ठीक है, और इसको हम सिंपल भाषा में आउटपुट भी कह सकते हैं। गेटिंग? तो बेसिकली किसी भी सामान को जब हम बल्क में बना रहे हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ में बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज में बना रहे हैं, और रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करके बना रहे हैं, जिसमें बहुत सारा कैपिटल लगेगा, जिसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लगेंगे, लेबर लगेंगे, मशीनरीज लगेंगी, राइट, तब हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। गेटिंग? चलो, इट इज़ द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आपको डेवलप करना है तो आपके पास सामान होना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को बेचोगे तब तो पैसा कमाओगे तो लोगों के पास पैसा जाएगा, लोगों के पास पैसा जाएगा तो मार्केट में जाके सामान खरीदेंगे, मार्केट में जाके सामान खरीदेंगे तो मार्केट में सामान की बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्रीज और ज़्यादा सामान बनाएंगी, और ज़्यादा सामान बनाएंगी तो और सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। गेटिंग? चलो, बेसिकली सारी चीज़ों को जोड़ के पढ़ने की ज़रूरत है, तो ईजिली कंसेप्ट आपके लिए समझने को आसान हो जाएंगे कम से कम, ठीक है। अब समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है। पहले हम हल से खेती कर रहे थे, ठीक है, सीड ड्रिल नहीं थे हमारे पास, हाथ से सीड्स को डाला जा रहा था, कहीं पर भी जा रहे थे सीड्स। गेटिंग? अब सारा कुछ बहुत ही मॉडर्न तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ने, इंडस्ट्रीज़ ने हमको प्रोवाइड करा दी हैं मशीन्स, ठीक है। पहले लोग बहुत सारे लग रहे थे एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग करने के लिए, अब हमारे पास हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, ठीक है। ये सब क्या है? मशीन्स हैं। डेफिनेटली ये एकदम से धरती पर नहीं आ गई हैं, इनको बनाया गया है इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में इनको बनाया गया है, फिर असेंबल किया गया है, पूरा एक प्रॉपर मॉडल तैयार किया गया आपके काम के लिए। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है नॉट ओनली बाय मशीनरी, बल्कि यहाँ पर ये क्या कर रही है, एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स, ये सारी चीज़ें भी बनाकर आपको फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज ही दे रही हैं। गेटिंग? मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही आ रहा है। देन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी काफ़ी कम कर देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि अब दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी है ना। कोई व्यक्ति इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, मतलब वो एग्रीकल्चर से हटके कुछ और काम कर रहा है। गेटिंग? लोगों को जॉब्स दे रहा है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने की जॉब दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की जॉब दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट की जॉब दे रहा है, बैंकिंग की जॉब दे रहा है, कितनी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के कारण हो रही है। तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी जो है उसको काफ़ी कम करता है, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी लोगों को जॉब देता है। इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप कहें पॉवर्टी को भी कम करने का एक बहुत बड़ा काम आपकी मैन्युफैक्चरिंग कर देती है। कैसे? क्योंकि पॉवर्टी क्यों है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास नौकरियाँ नहीं है। उनके पास नौकरी क्यों नहीं है? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनती है, गेटिंग, तो क्या होगा, कोई भी काम, कोई भी बड़ा प्रोडक्शन कोई एक व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा, बहुत सारे लोग मिलकर करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे तो बहुत सारे लोगों को जॉब भी तो मिलेगी, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और पॉवर्टी की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है अगर सही ठीक से काम करने वाले लोग अवेलेबल हैं, तो लोगों की विल है काम करने की, तो राइट। reduces regional disparity by setting up industries in tribal and backward areas। रीजनल डिस्पैरिटी यानी रीजनल डिफरेंसेस जो हैं उनको भी काफ़ी कम करने की कोशिश करती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। चलो, कम कैसे कर रही है? क्योंकि ट्राइबल एरियाज और बैकवर्ड एरियाज में भी जाके अगर इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो वहाँ के लोगों को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उनको भी एक एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। और बड़ी जगह छोटी जगह के बीच में डिफरेंसेस जो हैं वो कम होने लग जाते हैं, राइट। देन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट्स, जितना ज़्यादा सामान हम मैन्युफैक्चर करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। अगर हम अपने देश में बेच रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसको रुपीज़ में बेच रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम USA को बेच रहे हैं तो हम तो डॉलर में बेचेंगे तो डॉलर हमारे पास आएगा भी तो, और जब डॉलर हमारे पास आएगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो उसके साथ मेंटेन होती चली जाएगी। हमारे पास फॉरेन रिजर्व जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हमारी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ती चली जाएगी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, स्वाभाविक है भाई, लोगों को जॉब मिल रही है, ठीक है, पैसा आ रहा है, खर्चा करेंगे,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे, है ना, और इंडिपेंडेंस भी आएगी। कौन सी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना ज़्यादा हम खुद अपने मार्केट को चला सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री के ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा इन एनी केस, राइट। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये दोनों आपस में किस तरीके से एक साथ चल रहे हैं? दे मूव हैंड इन हैंड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है, ठीक है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही जनरल है, ठीक है, एक पेपर को ईजी करने वाला क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल पर करने वाला क्वेश्चन है। कैसे कर रही है भाई? देखो, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री के पास जाता है रॉ मटेरियल, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल्स किस फॉर्म में हो सकता है? फाइबर्स के फॉर्म में, मतलब कि जो आपके कॉटन है, जूट है, सिल्क है, राइट। फ्रूट्स के फॉर्म में, वेजिटेबल्स के फॉर्म में, क्रॉप्स के फॉर्म में, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, राइट, देन रबर। इस प्रकार के ढेर सारे जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है, उन सारी चीज़ों को रॉ मटेरियल कौन दे रहा है? उन सारी इंडस्ट्रीज़ को एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल दे रहा है। तो इसको बदले में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मॉडर्न टूल्स देता है एग्रीकल्चर करने के लिए इंडस्ट्रीज़, मशीनरी प्रोवाइड करा रही हैं, पीवीसी पाइप्स वगैरह दे रही हैं पानी की पाइपलाइन बनाने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें कौन दे रहा है? इंडस्ट्री दे रही है, ठीक है। HYV सीड्स दे रही है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते जाते हैं, सप्लीमेंट करते जाते हैं, एक दूसरे की नीड्स को पूरा करते चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक दूसरे के बिना इन दोनों का काम नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, थोड़ा बहुत ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। गेटिंग? चलो अब इसको लॉन्ग आंसर के फॉर्म में कैसे लिखना है ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ रिवीजन करते हैं फटाफट। प्रोडक्ट शुड मैच द क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर अपने सामान को वैल्यू कराना है, अगर हमें एक सही दाम उसका चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर, तो हमें उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। क्योंकि बाकी कंट्रीज अगर क्वालिटी अच्छी बना रही हैं और हमारी क्वालिटी उसके सामने अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा इंटरनेशनली चलेगा नहीं, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री क्या क्या है। अलग अलग बेसिस है। रॉ मटेरियल के बेसिस पर टाइप्स क्या है? एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो है जिनका रॉ मटेरियल जो है वो आता है एग्रीकल्चर से, कुछ भी हो सकता है, XYZ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, रबर, शुगर केन, ठीक है, सारा कुछ। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल आ रहा है कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से। तो फूड प्रोसेसिंग एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जिनका रॉ मटेरियल आ रहा है मिनरल से, ज़मीन के अंदर से जो मिनरल्स और मेटल्स हम निकाल रहे हैं, अगर वो किसी भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील, ठीक है, तो उसको कहते हैं एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। देन मेन रोल, इंडस्ट्री का मेन रोल क्या है? वो बेसिक इंडस्ट्री है या कंज्यूमर इंडस्ट्री है? कंज्यूमर इंडस्ट्री मतलब जिसको कंज्यूमर्स डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कोलगेट बनाता है टूथपेस्ट, अब हम टूथपेस्ट से कुछ और दूसरी रेसिपी तो नहीं बना रहे हैं ना, हम उसको सीधा सीधा यूज़ कर लेते हैं, तो वो एक कंज्यूमर इंडस्ट्री है, ठीक है। लेकिन बेसिक इंडस्ट्री जैसे कि एग्जाम्पल है आयरन एंड स्टील। अब आयरन एंड स्टील हम एज इट इज़ तो यूज़ करते हैं, लेकिन उसका एक बहुत मेन रोल, बहुत एक मेजर रोल है उसका दूसरी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। वो मशीन्स बना रहे हैं, वो व्हीकल्स बना रहे हैं, रेलवेज ट्रैक्स बना रहे हैं, शिप्स बना रहे हैं, मल्टीपल यूज़ है, लेकिन सारी जगह पर लगभग इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाएगा। तो आयरन एंड स्टील विल बी बेसिक इंडस्ट्री। गेटिंग? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा हम उस इंडस्ट्री में लगा रहे हैं। डेफिनेटली स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल विल बी दी टू टाइप्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें 1 करोड़ रुपए से कम इन्वेस्ट हमने किया है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जिसमें हमने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। गेटिंग? सिंपल, जितनी कम इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए रखोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में बची रहेंगी, ठीक है। बेसिकली हमें कंसेप्ट जल्दी से जल्दी पकड़ना है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, सिंपल, ठीक है। इतने में अपना काम बन जाएगा। ओनरशिप, ओनरशिप किसके पास है? कौन उसका मालिक कौन है? प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडस्ट्री मतलब कोई भी इंडिविजुअल्स, हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है पार्टनरशिप हो, ठीक है। अगर कुछ लोगों के हाथ में ये इंडस्ट्री है तो उसको आप कहेंगे वो एक प्राइवेट इंडस्ट्री है। जनरली जिन इंडस्ट्रीज़ के नाम के पीछे LTD लगा होता है, लिमिटेड, ठीक है, इन जनरल है ये, ज़रूरी नहीं है प्राइवेट लिमिटेड लगाओ तो एकदम श्योर है हम कि क्या है, वो एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। पब्लिक, जिसकी ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, सरकार जिस इंडस्ट्री को चला रही है। जॉइंट सेक्टर, जिसको पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर चला रही है, ताकि दोनों के कुछ कुछ बेनिफिट्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को मिल सके, ठीक है। गवर्नमेंट का वेलफेयर भी हो और प्राइवेट कंपनी का इसमें प्रॉफिट मेकिंग एक ऑब्जेक्टिव भी हो, ठीक है।
कोऑपरेटिव्स मतलब जिसमें कुछ इंडिविजुअल साथ में आ रहे हैं, ठीक है, और एक साथ अपने रिसोर्सेज को पूल करके यहाँ पर एक इंडस्ट्री बना ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे कि अमूल, ठीक है। बल्क ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स मतलब कि जो भी रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स बन रहा है उसका वजन कितना है, बल्क कितना है उसका, ठीक है। डेफिनेटली हेवी वेटेड जिसमें भारी भरकम सामान को उपयोग करके या भारी भरकम सामान को बनाया जा रहा है। लाइट वेटेड जिसमें सामान हल्का फुल्का बन रहा है, ठीक है, जैसे कि हल्के फुल्के चिप्स। लाइट वेटेड इंडस्ट्री, सिंपल, क्योंकि रॉ मटेरियल भी हल्का है, फिनिश गुड्स भी हल्का है। लेकिन अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई ऑटोमोबाइल्स मतलब ये जितने भी आपके व्हीकल्स वगैरह बनते हैं, इनमें मटेरियल भी हैवी लगेगा और ये होंगे भी हैवी, राइट। तो दिस इज अ हैवी वेटेड इंडस्ट्री। चलो, क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं। अब हम फटाफट देख लेते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा डिटेल में। डिटेल इन द सेंस बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट इनके टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें आप कॉटन, जूट, किसी भी चीज़ को गिन लो। और अगर कल्टीवेशन की बात करते हैं तो हम इसमें सेरीकल्चर यानी सिल्क को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। शुगर केन से शुगर बन रही है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, फ्रूट से जैम बन रहे हैं, जूस बन रहे हैं, गेटिंग चॉकलेट्स बन रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आएंगी। वो भी एग्रो बेस्ड ही होती हैं, ठीक है। हालांकि चैप्टर में उसको डिस्कस नहीं किया है, बट ठीक है, अपने को पता होना चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में काफ़ी पुराना है, ठीक है। बहुत ही एंशियंट लेवल पर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम है और हमारे यहाँ काफ़ी रिच टेक्सटाइल को प्रोड्यूस इसने किया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत सारे लोगों को जॉब देता है। थोड़ी सी स्किल, बेसिक स्किल सिखाकर, बेसिक ट्रेनिंग देकर काम इसमें कराया जा सकता है। लोग इसमें काफ़ी काम करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स क्यों होती हैं भाई इसमें? क्योंकि हमारे यहाँ का कपड़ा हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जब हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो हम डॉलर्स में कमाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में कमाते हैं, ठीक है। सेल्फ रिलायंट, इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया में जो क्या कर सकती है, अपना रॉ मटेरियल से लेके अपना फिनिश प्रोडक्ट, मार्केटिंग वगैरह सारा कुछ खुद कर लेती है, ठीक है। डाइज भी यहीं मिल जाएंगे इसको, फाइबर भी यहीं मिल जाएगा, कॉटन, जूट, सब कुछ यहीं मिल जाएगा इसको। सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कॉटन को। कॉटन हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूस हो जाती है। क्यों? कौन सी सॉइल में प्रोड्यूस होती है भाई? एग्रीकल्चर में पढ़ा है अपन ने, ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल में अच्छे से प्रोड्यूस होती है। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम होता है रेगुड, ठीक है। और कॉटन को ग्रो होने के लिए चाहिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ठीक है। ये सारे डेटा कैसे याद होता है? ऐसे ही, किसी भी रैंडम चैप्टर में कहीं से भी कुछ भी रिलेट करके अगर आप ऐसे फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करते जाते हैं तो ये आपको याद हो जाते हैं, और कोई दूसरा तरीका इसके लिए नहीं है। इनिशियली हमारा काम काफ़ी अच्छा चल रहा था कॉटन में, लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनने लगी तो हमारा काम काफ़ी कम हो गया, क्योंकि हमको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा। वहाँ के मशीन मेड कॉटन क्लोथ्स सस्ते थे, हमारे यहाँ के हैंड वोवन कॉटन क्लोथ्स महंगे थे। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ के ही लोगों ने वहाँ के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद किया क्योंकि वो सस्ते थे, ठीक है। अगर हम देखें इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र वाले रीजन में ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होती है, इंडस्ट्रीज़ भी वहीं पर हैं क्योंकि सारे इनपुट्स मिल जाते हैं, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, क्लाइमेट भी अच्छा है, चीप लेबर भी वहीं पर मिल जाएगा। लोगों को वहाँ के जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वीविंग के, हैंडलूम्स वगैरह से, वो सब वहाँ पर बनता है उनको, ठीक है। सपोर्ट्स अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, कैसे? कलरिंग इंडस्ट्री, डाइंग इंडस्ट्री, या फिर फाइबर इंडस्ट्री, इन सारी चीज़ों को भी एक कॉटन इंडस्ट्री क्या करता है, सपोर्ट करता है। ट्रेडिशनल और कल्चरल वीविंग है हमारे पास, ठीक है। और स्पिनिंग, मतलब कि वीविंग और स्पिनिंग जो प्रोसेसेस हैं, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनली और कल्चरली बहुत अच्छे से होती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है साड़ीज़, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो साड़ीज़ में होता क्या है, पैटर्न अलग अलग है, ठीक है। पैटर्न अलग है, साथ में ज़्यादातर साड़ीज़ में हम अपने यहाँ के कल्चर को शो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वही एनिमल्स बने होंगे, वहीं फ्लावर्स बने होंगे, कुछ कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हुए पेंटिंग्स बनी होंगी, गेटिंग। तो हम अपने ट्रेडिशन और कल्चर को भी उस पर दिखा सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ यार्न इंडिया में प्रोड्यूस होता है, लेकिन दिक्कत ये कि हमारे पास एडवांस्ड वीविंग प्रोसीजर से टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको हम कहेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन हमारी पोटेंशियल जितना हम काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। अदरवाइज इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठीक ठाक काम कर लेता है और अच्छा हम इसमें कर सकते हैं। जूट, रॉ जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। लेकिन हम एक्सपोर्टर सबसे बड़े दूसरे एक्सपोर्टर हैं। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, हम बांग्लादेश के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल में रिवर हुगली के पास, रिवर हुगली इज़ दी ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, मालूम होना चाहिए हमको, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में रिवर हुगली के पास सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसको वाटर बहुत चाहिए, हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी है नदी के कारण, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है,
सॉरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू करेंगे, वाटर वेज के थ्रू करेंगे तो यहाँ पर काम बन जाता है। ठीक है, हुगली रिवर जो है वो इनलैंड वाटरवे को क्या करती है, सपोर्ट कर देती है। कोलकाता का मार्केट है जहाँ से कोलकाता एक एक्सपोर्टर भी है, क्योंकि ठीक है पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ से हम सामान को, जूट को एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं। ठीक है, ईजिली कॉस्ट कम आता है और चीप लेबर भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। इसके कारण जूट जो है उसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हो जाता है और यहाँ पर फैक्ट्रीज भी, इंडस्ट्री जो है वो जूट की भी हमको मिल जाएगी। शुगर की बात करते हैं भाई। शुगर सबसे बड़ा मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको लगभग हर घर में हम यूज़ कर रहे हैं, इसको यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। रॉ मटेरियल क्या है इसके लिए, शुगर केन। ठीक है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, शुगर का। ठीक है, लार्जेस्ट, लेकिन हम सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा गुड़ जो होता है, जैगरी जिसको हम कहते हैं, और खंडसरी जिसको हम कहेंगे, ये सारी चीज़ें हम इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में ग्रो कर पा रहे हैं। ठीक है, और मेजरली ये हमारे एमपी वाले रीजन में काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है, मतलब बनती है। गुड प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, इसलिए हमारे आसपास शुगर मिल्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन सारी जगह पर शुगर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिखेंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये वो एरिया है जहाँ पर शुगर केन अच्छे अमाउंट में ग्रो हो जाता है, अच्छी क्वालिटी में ग्रो हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि शुगर केन के अंदर एक ऐसा शुगर कंटेंट होता है जिसको हम कहते हैं सुक्रोज। ठीक है, ज़्यादा दिन अगर ट्रांसपोर्टेशन में शुगर केन को लगेंगे तो ये सुक्रोज जो है ये सूखने लग जाएगा। सूखने लग जाएगा तो उतने अच्छे से शुगर का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। शिफ्टिंग टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, इसलिए बहुत सारी शुगर इंडस्ट्रीज साउथ की तरफ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ का जो कूल क्लाइमेट है, साउथ मतलब एकदम नीचे मत चले जाना, महाराष्ट्र रीजन, ठीक है, घाट्स वाला जो रीजन है, इस रीजन में शिफ्ट होते चले जा रही हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा कूल है, जहाँ पर ये जो सुक्रोज है ये उतने जल्दी सूख नहीं पाता है, ज़्यादा सुक्रोज यहाँ पर डेवलप हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी शुगर इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें कोऑपरेटिव्स बनाकर काम किया जा रहा है, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अच्छा काम है। फिर हम बात करते हैं अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की, तो इसमें सबसे पहले समझेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये एक बहुत बड़ा डिपेंडेंट इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्रीज इस पर डिपेंड होती है मशीनरी वगैरह के लिए, ठीक है, टूल्स के लिए। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज दी इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा कंट्री स्टील का प्रोडक्शन और कंजम्पशन करती है ना, उतना ज़्यादा उस कंट्री को डेवलप्ड मानने लग जाते हैं लोग। कारण क्या है, क्योंकि इंडस्ट्री स्टील का प्रोडक्शन कर रहे हो मतलब आपका प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कर रहे हो आप, और कंजम्पशन कर रहे हो मतलब उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, उतनी ज़्यादा मशीनरी बना रहे हो, तो वो और लोगों को जॉब्स देगा। ठीक है, और ज़्यादा एडवांसमेंट और डेवलपमेंट करेगा आपके लिए। रॉ मटेरियल क्या है भाई, आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन, यानी चूने का पत्थर, और ये एक प्रकार का कोल है। ठीक है, इनको 4:2:1 के रेशियो में यूज़ किया जाता है स्मेल्टिंग के लिए, पिघलाने के लिए। ठीक है, स्टील बनाने के लिए। मेजर प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड, डेफिनेटली, क्योंकि इट इज़ वेरी मच रिच इन मिनरल रिसोर्स। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, सेल जो है ये क्या करती है, ये गवर्नमेंट की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बॉडी है जो क्या करती है, लगभग गवर्नमेंट जितना भी स्टील में एक्सचेंज कर रही है, जितना भी स्टील का प्रोडक्शन करके उसको बेच रही है, वो इसके थ्रू ही करती है। ठीक है, फुल पोटेंशियल नॉट अचीव्ड येट। कारण क्या है, क्योंकि कोकिंग कोल का कॉस्ट और अवेलेबिलिटी कम है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर हमारे यहाँ की उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है इस काम के लिए। एनर्जी सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है उसकी सप्लाई उतनी रेगुलर नहीं है, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। हम और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर सकते हैं और अच्छी हैवी मशीनरी और इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, ताकि स्टील के केस में हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। देन एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, राइट। रॉ मटेरियल क्या है इसका भाई, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम तो हम सारे लोग समझते हैं, है ना। इसका यूज़ हम एयरक्राफ्ट बनाने में करते हैं, यूटेंसिल्स, वायर्स एक्सेट्रा बनाने में करते हैं। क्यों भाई, एक तरफ यूटेंसिल, दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट, हल्का होता है। ठीक है, इट इज़ लाइट वेटेड, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, जंग नहीं लगेगी इसमें। ठीक है, हीट को अपने से पास होने देता है, तभी तो हम बर्तन बना रहे हैं। मैलिएबल, इसको हम ठोक पीट के डिफरेंट शेप्स में ढाल सकते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग अलॉयज, मतलब कि जब ये दूसरे मेटल्स के साथ मिलता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्रॉपर्टी जो होती है, मतलब इसका जो नेचर हो जाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एरियाज कहाँ कहाँ ज़्यादा मिलता है भाई, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये आपको याद करना पड़ेगा। देख रहे हैं आप कितने फटाफट नोट्स बने हैं, मैं पूरे स्टेट्स के नाम भी नहीं लिख पाई। चलो समझ में आ रहा है ना, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एंड दिस इज वेस्ट बंगाल। केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री इन इंडिया। क्यों, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री है ना। अगर हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं तो हमको डेफिनेटली फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और उनका जो डाइवर्सिफाइंग है, क्योंकि हमारे पास ढेर सारी क्रॉप्स ग्रो करती है, तो हमें अलग अलग क्रॉप के हिसाब से अलग अलग फर्टिलाइजर्स बनाने पड़ते हैं, अलग अलग सॉइल क्वालिटी के हिसाब से फर्टिलाइजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से बनते हैं यहाँ पर। इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर,
कारण क्या है? क्योंकि इनका ही अलग अलग केमिकल्स का अलग अलग फर्टिलाइजर्स के लिए, मतलब अलग अलग केमिकल्स के लिए हम क्या करते हैं, जो व्हाट आई एम सेइंग, सॉरी, अलग अलग फर्टिलाइजर्स या अलग अलग केमिकल्स को हम बार बार यूज़ करके क्या करते हैं, दूसरे केमिकल्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो अलग अलग जगह काम आते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर का यहाँ मुझे बताना था, मैंने केमिकल में बता दिया। ठीक है, बट बेसिकली केमिकल्स को भी हम, मतलब फर्टिलाइजर्स को भी हम केमिकल से ही बनाते हैं, राइट। सेंटर्ड अराउंड द यूरिया एंड डीएपी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ कहाँ ज़्यादा, यूरिया ज़्यादा बनाती है। ठीक है, यूरिया एज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर जो मेजरली हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एंड डीएपी एज अमोनियम फॉस्फेट ऑल्सो, राइट। नाइट्रोजन, पोटैश और फॉस्फोरस, ये तीन मेन कंटेंट हैं फर्टिलाइजर के, तीन मेन केमिकल्स। ठीक है, पोटैश जिसमें इंडिया में नहीं मिलता है तो हमको इसको क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। बाकी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हम खुद की कंट्री से क्या करते हैं, बना पाते हैं। ग्रोथ आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, मेजरली दिस इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ज़्यादातर फर्टिलाइज़र की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कब फ्लरिश होना चालू हो गई, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि उसके पहले लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। ठीक है, मैन्योर वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। सीमेंट कंस्ट्रक्शन में काम आता है। अब सीमेंट तो समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल्स लाइमस्टोन यानी कि चूने का पत्थर और सिलिका या जो रेत होती है ना, उसके कंटेंट को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं सीमेंट के लिए। अब कंस्ट्रक्शन, घर बनाने में भी सीमेंट यूज़ करोगे या और साथ में ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में सीमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा ही अपग्रेड होते रहता है, बनते रहता है, तो हमको सीमेंट इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। ऑटोमोबाइल यानी व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल्स, उनके पार्ट्स सबको असेंबल करके हम एक बड़ा व्हीकल बना रहे हैं। ट्रेन, शिप, ये सारी चीज़ें एक साथ थोड़ी ना बन रही हैं, अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, देन वी असेंबल देम। ग्लोबलाइजेशन होने के कारण काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गई। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होने के कारण बहुत सारी दूसरी कंपनीज ने आके इंडिया में इन्वेस्ट करना चालू किया और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कोलैब कर करके नए नए मॉडल्स बनाने चालू कर दिए। जैसे कि मारुति सुजुकी, मारुति अलग कंपनी है इंडिया की, एंड सुजुकी इज द कंपनी ऑफ जापान। ठीक है, तो मारुति और सुजुकी ने जब कोलैब किया तभी बनी मारुति सुजुकी। ये कब हुआ, कब आ पाई सुजुकी इंडिया में, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ। ठीक है, हमने जब अपने दरवाजे खोले, देश के दरवाजे खोले कि हाँ बाकी कंट्रीज आकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती हैं, राइट। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है क्योंकि अभी इसका स्कोप सबसे ज़्यादा है। ठीक है, डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, एप्लीकेशंस बन रहे हैं, प्रोग्राम्स बन रहे हैं, कोडिंग हो रही है। ठीक है, बेंगलोर जो है इलेक्ट्रॉनिक हब बना हुआ है इंडिया का, ये जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा इस चीज़ का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा क्रेज़ या सबसे ज़्यादा बेटर यूटिलाइजेशन यहाँ पर हम बेंगलोर में ही कर पा रहे हैं। फिर पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, इन जनरल नहीं पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज के कारण एयर पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्मोक, डस्ट, ठीक है, या ऐसे पार्टिकल्स निकल रहे हैं जिसमें हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो डिजॉल्व हैं। ठीक है, जब ये सब बाहर जाता है ये हवा को ख़राब करता है, लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देता है, एनिमल्स को, बर्ड्स को प्रॉब्लम देता है, प्लांट्स को प्रॉब्लम देता है। ठीक है, इन जनरल इतना समझो, राइट। हार्मफुल केमिकल्स हवा में रिलीज होंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी गिराएंगे। वाटर पोल्यूशन, पता है हमें भाई, इंडस्ट्री से आप गर्म पानी, ठीक है, या अनट्रीटेड वाटर को डिस्चार्ज कर देते हो रिवर बॉडीज़ में। ठीक है, तो उससे ड्रिंकिंग वाटर भी ख़राब होता है, मरीन लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, उनमें केमिकल्स जाते हैं, वो केमिकल्स वाले अगर जानवर कोई और खा ले रहा है, वो फिशेस कोई और खा ले रहा है, तो उसकी बॉडी में जा रहे हैं, ओवरऑल मरीन इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। थर्मल पोल्यूशन, मतलब ये हीट के कारण हो। हीट कौन सी है, ये निकली है हीट इंडस्ट्री से। ठीक है, अगर बहुत गर्म पानी आप क्या कर दे रहे हो, पानी में डाल दे रहे हो, ठीक है, ठंडे पानी में रिवर बॉडी में डाल दे रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण उस पर्टिकुलर एरिया के जानवरों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। नॉइस पोल्यूशन, हैवी मशीन्स हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला क्रिएट करती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लोगों को नॉइज़ के कारण हेडेक, माइग्रेन्स या स्ट्रेस, इवन हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, मतलब लोग सुनने में उनको दिक्कत होने लग जाती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के कारण क्रिएट हो रही हैं और इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं। सोल्यूशन क्या है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़। पानी को बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, साफ़ कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, हवा जो पोल्यूशन हवा में हो रहा है, एयर पोल्यूशन जो हो रहा है, वहाँ पर हम प्योरीफायर्स लगा सकते हैं या ऐसे मॉडर्न डिवाइसेस लगा सकते हैं जो हार्मफुल स्मोक या केमिकल को एब्जॉर्व कर लें,
ठीक है, उसको ऐश के फॉर्म में सप्रेस कर दें और फिर हम उस ऐश को कहीं और सीमेंट में मिलाकर कहीं भी उपयोग कर लें। फ्लाई ऐश जो होता है, अगर आपने नाम सुना हो तो, ठीक है, ऐसे चिमनी वगैरह से जो ऐसे धुएं के फॉर्म में, ऐश के फॉर्म में बाहर जाते रहता है, इसको मॉडर्न डिवाइसेस लगा के कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, पानी का पहले ट्रीटमेंट कर लो, पानी से जितनी बार उसको ट्रीट कर सको, हार्मफुल केमिकल्स निकाल लो, है ना, प्योरीफाई करने की कोशिश करो और ढंग से उसको डिस्चार्ज करो, ताकि रिवर बॉडीज़ जैसे कि हमारी यमुना जो है वो इंडस्ट्रीज़ के ही ख़राब अनडिस्चार्ज पानी के मिलने के कारण क्या होते जा रही है, पूरी फोम से भरती चली जा रही है, केमिकल से भरती चली जा रही है। एंड नॉइज़ एब्जॉर्बेंट्स, इंडस्ट्रीज़ में हम ऐसी नॉइज़ एब्जॉर्बेंट्स मटेरियल लगा सकते हैं, ऐसी शीट्स लगा सकते हैं जिनसे आवाज़ ज़्यादा बाहर ना जाए, और साथ में इवन जो वर्कर्स हैं उनको भी ईयर प्लग्स या ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिससे उनको सुनने में दिक्कत ना हो, उनकी तबीयत ख़राब ना हो। ठीक है, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एनटीपीसी। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके जितने भी प्लांट्स थे, इनकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, इन्होंने सब में कुछ ऐसे ऐसे मेजर्स लगा के रखे हैं जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, जैसे ये कोशिश करते हैं कि ये सारे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें ऐसे रिसोर्सेज का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बियर करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स को यूज़ करते हैं कम से कम पोल्यूशन जनरेट करने के लिए, वेस्ट जनरेशन कम से कम करते हैं, ये ऐश को यूज़ करते हैं, राख को यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रीन बेल्ट्स बनाते हैं, मतलब कि ये एफॉरेस्ट्रेशन करते हैं, राइट। देन साथ में ये क्या करने की कोशिश करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, पानी वगैरह की रिसाइकलिंग करते हैं। ठीक है, और अपने आसपास वाले जितने भी इनके पावर स्टेशन हैं उनके आसपास हमेशा मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि भाई हमारी फैक्ट्री के कारण क्या क्या नुकसान हो रहा है और हम उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जितने भी प्लांट्स हैं देश भर में वो क्या करते हैं, एक दूसरे से ऑनलाइन डेटाबेस के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं और सब एक जैसा काम करने की कोशिश करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थोड़ा सा रिवीजन में भी हम डिटेल में घुसते हैं, कारण ये है कि ये चैप्टर अपलोड हो नहीं पाया था। ठीक है, तो रिवीजन में जितना पॉसिबल था फटाफट, अगर कल तुम्हारा एग्जाम है, आज तुम देख रहे हो तो तुम्हारा काम बन जाए, इतना कुछ मैंने इसमें प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। ठीक है, अब रात के 10:30 बजे भी अगर तुम इतनी मेहनत के बाद एक कमेंट छोड़ के इसमें नहीं जा सकते तो लानत है तुम्हारे ऊपर, अगली बार से नहीं डालूंगी मैं ऐसा कोई भी वीडियो। ठीक है, ओके, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, इससे आपकी थोड़ी बहुत भी मदद हुई हो तो लीव अ कमेंट। ठीक है, अपने विचार मुझे बता दें और उससे भी ज़रूरी नेक्स्ट चैप्टर मुझे बता दें, क्योंकि तुम्हारे व्यूज़ कितने भी आए मैं बहुत डेट हूँ, मैं वीडियोस बनाते रहूँगी। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।